गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान के नौशकी ज़िले में एक आत्मघाती हमले में काफिले को निशाना बनाया गया है। उसके बाद भारी गोलाबारी की गई। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले अलगाववादी सशस्त्र समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है। हालांकि मीडिया आउटलेट खुरासान डायरी ने स्वतंत्र सूत्रों ने अब तक 7 लोगों की मौत और लगभग 35 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियान बलूच ने कहा है कि एक आत्मघाती हमलावर ने एक बस को निशाना बनाया, उसके बाद दूसरी बस पर गोलाबारी की। काफिले में 8 बसें थीं, जिनमें से एक आत्मघाती हमले में पूरी तरह नष्ट हो गई। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमले के तुरंत बाद बीएलए के फतह दस्ते ने बस को पूरी तरह से घेर लिया और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला। बीएलए ने दावा किया कि पूरी कार्रवाई में कुल 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। खुरासान डायरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तानी सैन्य बलों के काफिले में 8 बसें और 2 कारें शामिल थी। एक पुलिस अधिकारी के हवाले से इसने बताया कि एक बस को व्हीकल बाउंड आईडी से निशाना बनाया गया, जो संभवतः एक आत्मघाती हमला है, जबकि दूसरी बस को रॉकेट से संचालित ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। घायलों को नौशकी ले जाया गया है। एक सप्ताह के भीतर बलूच विद्रोहियों का यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले मंगलवार को बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया था। ट्रेन में 450 से ज़्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन पर कब्जा करने के बाद बीएलए ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जाने दिया था। बुधवार की रात को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने सभी बंधकों को रिहा कर लिया है। उसने 30 बीएलए लड़ाकों को मारने का दावा किया, लेकिन समूह ने पाकिस्तानी सेना के दावों को झूठा बताया, कहा कि बंधक अभी भी उनके कब्जे में हैं। बाद में समूह ने दावा किया कि उसने 214 बंधकों को मार दिया, जो पाकिस्तानी सेना के जवान थे। बीएलए के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों को मरने को छोड़ दिया था। समूह ने कहा कि उनके अल्टीमेटम पर पाकिस्तान ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद उन्होंने सभी सैन्य बंधकों को मार दिया। आइए बात करते हैं जाफर एक्सप्रेस की अंदरूनी कहानी। बलूचिस्तान के सुनसान इलाके बोलन में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को बंधक बनाकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इस ट्रेन में करीब 440 यात्री सवार थे। इस ट्रेन को उस वक्त अगवा किया गया जब यह बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी क्वेटा से उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर जा रही थी। 12 मार्च को क्वेटा से करीब 160 किलोमीटर दूर सिबी शहर के पास विस्फोटकों का इस्तेमाल करके जाफर एक्सप्रेस को रोक लिया गया, फिर इसे अगवा कर लिया गया। जिस जगह ट्रेन को अगवा किया गया वो जगह दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के माछ में एक सुदूर पहाड़ी इलाका है। पाकिस्तान की सेना ने शुरुआती हमलों में 18 ऑफ ड्यूटी सैन्य और अर्धसैनिक फ्रंटियर कोर के जवान, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 यात्रियों के मारे जाने की बात कबूली है। आतंकवादियों के साथ हुई लड़ाई में फ्रंटियर कोर के 5 जवान मारे गए। हालांकि बीएलए का दावा है कि अभी भी पाकिस्तानी सेना के दर्जनों जवान उसके कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान ने दावों को खारिज किया। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मेल में बीएलए ने 214 बंधकों को मारने का दावा किया है, जबकि उसने अपने 12 लड़ाकों के मारे जाने की बात कबूल की है। चश्मदीदों ने बताया कि यात्रियों का कत्लेआम किया गया है। उनके आईडी कार्ड की जांच के बाद जो भी पंजाब प्रांत के लोग मिलते थे उन्हें गोली मार दी जाती थी। बलूचिस्तान के लोगों, महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया गया। बीएलए के लड़ाकों ने सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों को गोली मार दी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कुल 214 लोगों को मारने का दावा किया है। हालांकि ना तो पाकिस्तानी सेना के दावों की और ना ही बलूच लिबरेशन आर्मी के दावों की स्वतंत्र रिपोर्ट्स में पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि तेल और खनिज से समृद्ध बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। इस प्रांत को पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपने में मिलाया और बलूच अपने प्रांत की पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। बलूचिस्तान 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बनाता है। ये कुल पाकिस्तान का 43.6% इलाका है। यानी अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान आधा ही बचेगा। हालांकि बलूच लोग पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 3.6%, ईरान का 2% और अफगानिस्तान का 2% हिस्सा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जैसे ट्रेन को अगवा किया, उसने आतंकियों को आतंक फैलाने का एक नया मॉडल दे दिया है। ऐसे हमलों को रोकना अत्यंत मुश्किल है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे हमलों को रोकने और हमला होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने लिखा कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए खुफिया जानकारी की कुंजी होती है। उन्होंने लिखा है कि भारत को ऐसे खतरों के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए
अपने मानव और तकनीक आधारित खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा, इसका मतलब है कि संवेदनशील क्षेत्रों में मुखबिरों को और मुस्तैद किया जाए, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेशन सर्विलांस को मजबूत किया जाए और आतंकवादी गतिविधियों के पैटर्न को और ज़्यादा समझने की कोशिश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने लिखा है कि उदाहरण के लिए बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले समूह जैसे माओवादी या अलगाववादी संगठनों पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिए। खुफिया एजेंसियों को राज्य पुलिस और स्थानीय मुखबिरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि ऐसी किसी प्लान को अंजाम दिए जाने से पहले ही रोका जा सके। ड्रोन और सेटेलाइट तस्वीरों के जरिए लगातार ऐसे रास्तों को मॉनिटर किया जाना चाहिए और संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया जाना चाहिए। पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने लिखा है कि भारत का रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे विशाल है, लिहाजा प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों, खासकर राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में चेहरे की पहचान वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे हमलों के हो जाने के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए पहले से ही तैयारी की जानी चाहिए। ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आरपीएफ, राज्य पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को संयुक्त अभ्यास करने की ज़रूरत है और ऐसे संकटों को रोकने के लिए स्पेशल यूनिट के निर्माण की ज़रूरत है। इसके अलावा भारत इसराइल से ऐसे ऑपरेशन को रोकने के तरीकों के बारे में सीख सकता है। इसराइल ने ऐसे कई ऑपरेशन को अंजाम दिए हैं और ऐसे हमलों को टाला है, लिहाजा ऐसे किसी हमले से पहले ही सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि किसी संभावित तबाही को रोका जा सके। आइए हम बात करें मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल के बारे में। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित झेलम में शनिवार की रात अज्ञात बंदूकधारियों ने कतार को ढेर कर दिया। लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद का करीबी और संगठन का प्रमुख सदस्य कताल जम्मू कश्मीर में कई हमलों का मास्टरमाइंड था। कताल ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की इसकी लंबे समय से तलाश थी। कौन था अबू कताल? कताल हाफिज सईद का भतीजा था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के कोटली में लश्कर के खुरेटा लॉन्च पैड का स्वयंभू कमांडर था। उसके नेतृत्व में यह शिविर आतंकी समूह के ऑपरेशन का केंद्र बन गया। इस आतंकी कैंप से राजौरी पुंछ क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। कताल जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करने की साजिश रचने और ड्रोन के जरिए हथियार गिराने में सीधे तौर पर शामिल था। हाफिज सईद ने अबू कताल को लश्कर ए तैयबा का चीफ ऑपरेशन कमांडर नियुक्त किया था। हाफिज सईद के आदेश पर वह जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देता था। वो रावलपिंडी में रहने वाला साजिद जट को सीधे रिपोर्ट करता था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने साल 2023 के राजौरी हमले में शामिल होने की चार्जशीट में अबू कताल का भी नाम लिया था। 1 जनवरी 2023 को राजौरी के ढांगरी गांव में नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया। हमले के अगले दिन एक आईडी विस्फोट हुआ। हमले में 2 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एनआईए ने राजौरी हमले के मामले में प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा संगठन की 3 पाकिस्तान स्थित हैंडल समेत 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की घटना ने पाकिस्तानी सेना और सरकार की पोल खोल दी है। सेना ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल रजा ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उधर बलूचिस्तान में जारी विद्रोह के बीच बलूच नेता मामा कदीर बलूच ने एक बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर 150 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। ये घटना तब हुई जब ये सैनिक ईद की छुट्टियों पर घर लौट रहे थे। मामा कदीर बलूच के अनुसार विद्रोहियों को सूचना मिली थी कि कई पाकिस्तानी सैन्यकर्मी जाफर एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि इस ऑपरेशन में 33 हमलावरों को मार गिराया गया, 346 बंदूकों को बचा लिया गया और उसमें 4 सैनिक शहीद हुए। लेकिन आदिल रजा ने पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीएलए ने 100 से ज़्यादा सैनिकों को मारा और 20 हाई रैंकिंग अफसरों को बंधक बना लिया। रजा के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन पूरी तरह विफल रहा। उन्होंने दावा किया कि बीएलए के लड़ाके ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही बंदूकों को लेकर फरार हो चुके थे। कुछ सैनिकों को बचाया भी गया, लेकिन उनमें से अधिकतर घायल थे। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक पर शहबाज शरीफ सरकार की चुप्पी को लेकर विपक्ष ने तीखी आलोचना की है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान ने कहा, बलूचिस्तान में आतंक का तांडव चल रहा है, सरकार मौन है। सुरक्षा एजेंसियां विपक्षी नेताओं को दबाने में लगी है, जबकि आतंकवादियों को खुली छूट दी जा रही है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की भारी विफलता माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे 50 से ज़्यादा हथियारबंद आतंकवादी ट्रेन पर हमला करने में सफल रहे और सेना को भनक तक नहीं लगी। बलूच लिबरेशन आर्मी के बढ़ते हमलों ने पाकिस्तान के लिए नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है। सरकार की निष्क्रियता और सेना की असफलता ने हालात को और बिगाड़ दिया है। ये हम बात करें पाकिस्तान की नौसेना के बारे में। पाकिस्तान की नौसेना ने
चीन में बनी हंगोर क्लास पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इस पनडुब्बी को चीन ने बनाया है और अब पाकिस्तान को सौंप दिया है। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान नौसेना ने अपनी समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चीन के वुहान शहर में अपनी दूसरी हंगोर क्लास की पनडुब्बी PNSM शुशुक को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि हंगोर क्लास की पनडुब्बी के लिए साल 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्लामाबाद की यात्रा के समय सौदा तय किया था। उस दौरान पाकिस्तान की रक्षा मंत्रालय चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी के बीच 8 जहाज़ों के निर्माण के लिए सौदा किया गया था। दोनों देशों के बीच किए समझौते के तहत 4 पनडुब्बियों का निर्माण चीन में किया जाना था। बाकी 4 पनडुब्बियों का निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत कराची शिपयार्ड या इंजीनियरिंग वर्क्स में किया जाना था। पाकिस्तानी नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख ओवैस अहमद बिलग्रामी ने वुहान में लॉन्च कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। पाकिस्तानी नौसेना के जनसंपर्क महानिदेशक ने एक बयान में कहा है कि इस समारोह को संबोधित करते हुए नौसेना उप प्रमुख ने क्षेत्र के मौजूदा जियोपॉलिटिकल वातावरण में समुद्री सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी के लिए सुरक्षित और अनुकूल समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी नौसेना की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। बयान में कहा गया कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हंगोर क्लास की पनडुब्बियां क्षेत्र में शक्ति संतुलन और समुद्री व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पाकिस्तान का दावा है कि इस पनडुब्बी में रडार से बचने की काबिलियत है और ये हर किसी से छिपकर हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेगी। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि इस पनडुब्बी से स्टैंड ऑफ रेंज पर सटीक हमले किए जा सकते हैं। हंगोर क्लास प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अपने नौसैनिक बलों को आधुनिक बनाने की कोशिश का हिस्सा है। साल 2018 में पाकिस्तान ने 4 MILGEM क्लास का कॉरवेट हासिल करने के लिए तुर्की के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने अगोस्ता 90B क्लास पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के लिए तुर्की की हथियार कंपनी से शामिल किया है। पाकिस्तान की हंगोर क्लास भारत की कलावरी क्लास की पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। भारतीय पनडुब्बी फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित है। भारत वर्तमान में 6 कलावरी क्लास पनडुब्बियों को ऑपरेट करता है और 2030 के दशक की शुरुआत तक भारत 3 और पनडुब्बियों को अपनी नौसेना को सौंप देगा। वहीं आकार के नज़रिए में से तुलना करें तो पाकिस्तानी हंगोर क्लास भारतीय कलावरी क्लास से काफ़ी बड़ी है, जिसका वजन 1775 टन है और लंबाई 67.5 मीटर है। दूसरी तरफ हंगोर क्लास का वजन 2800 टन है और इसकी लंबाई 76 मीटर और चौड़ाई 8.4 मीटर है। वहीं सतह पर होने पर इसका ड्राफ्ट पानी की सतह के नीचे जहाज़ की गहराई 6.2 मीटर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे इसका मतलब यह हो सकता है कि पाकिस्तानी पनडुब्बियों के चालक दल उथले तटीय पानी में थोड़ा ज़्यादा आरामदायक जीवन जिएंगे, लेकिन पनडुब्बी के ऑपरेशन के लिहाज से एक बहुत बड़ी कमी है। भारतीय कलावरी क्लास पनडुब्बी पाकिस्तानी पनडुब्बी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गतिशील है। पाकिस्तानी पनडुब्बी की मैक्सिमम स्पीड 20 नॉट 37 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। कलावरी क्लास पनडुब्बी पाकिस्तानी हंगोर क्लास की तरह ही डीजल इलेक्ट्रिक प्रनोदन पर चलती है। हालांकि पाकिस्तानी पनडुब्बी को लेकर माना जा रहा है कि उसे AIP टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जा सकता है और अगर ऐसा होता तो भारतीय पनडुब्बी के ऊपर ये एक बड़ी बढ़त होगी। इसका मतलब यह है कि पानी के भीतर धीरज धरने के मामले में हंगोर क्लास संभावित रूप से कलावरी क्लास पर बढ़त रखती है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.